हर कहानी कुछ सिखा जाती है। कार्टून क्रिएटर 48 कहानियां जो इंसान बनना सिखाएं। अर्जुन, तुम्हारी पसंद की कॉफी तैयार है। ओह थैंक यू शालिनी, तुम मेरी कितनी केयर करती हो। आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। 2 दिन पहले जो साड़ी मुझे मॉल में पसंद आई थी वो कितनी कॉस्टली थी, फिर भी आपने बिना सोचे समझे झट से दिलवा दी। मेरे भाई, मेरी शालिनी को कोई चीज पसंद आए और मैं ना लाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, अब बताओ, आज ऑफिस से जल्दी घर आओगे या फिर वही लेट? कोशिश तो करूंगा जल्दी आने की। आज फाइलें बहुत हैं चेक करने के लिए। तुम अपना ध्यान रखना, ज्यादा काम मत करना। अरे अब तो सब आदत हो गई है। ये थी शहर की जिंदगी। वहीं दूसरी तरफ नूरपुर नाम का एक गांव था, जहां निशा सर पर मटका उठाए घाट से पानी लाने जा रही थी। कुछ देर बाद वो घाट पर पहुंची तो वहां मौजूद गांव की औरतें उसे ताने देने लगी। लो आ गई जिसका पति उसे छोड़कर भाग गया है। छोड़कर भाग गया है? हाँ, वो बबलू शहर से आया कुछ दिन की छुट्टी पर। वही बता रहा था कि उसके पति ने शहर में दूसरी औरत के साथ बिना ब्याह रह रहा है। अरे बेचारी। वो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगर तुम सबका हो गया हो तो हटो आगे से, हमको पानी भरने दो। हाँ भर लियो पानी, लेकिन ये तो बता, जब तेरा पति तुझे छोड़ ही गया तो तू ये मंगलसूत्र और सिंदूर काहे लगाती है? हम ही सब शौक के लिए नहीं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए पहनते हैं, फिर वो कहीं भी रहे। अब हटिए आगे से। ऐसा कहकर निशा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन घर आकर उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो अर्जुन की तस्वीर उठाकर उससे कहती है, अब काहे हमरे साथ ऐसा किए जी? हाँ अब सच क्या है ये हमको पता लगाना ही होगा और इसके लिए हमें शहर आना ही होगा। निशा अर्जुन की पत्नी थी, जो नूरपुर गांव में अपनी सास और 5 साल की बेटी के साथ रहती थी। गांव में उनकी ठीक ठाक जमीन थी। गांव में उनका बड़ा सा घर था। वो घर आकर इस बारे में अपनी सास से बात करती है। क्या उस नालायक ने शादी कर ली? नासपिटा कहीं का, तभी इतने समय से गांव नहीं आया और न ही उसका फोन आया। बहू, अब तुझे मुंबई जाना ही होगा। लेकिन माँ जी, मुंबई में वो कहाँ रहते हैं हमें तो ये भी नहीं पता। अब बबलू भैया ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर कुछ देर बाद वो बबलू के घर पहुँचती है। बबलू भैया, हमको भी अपने साथ कल शहर ले चलिए ना। आप तो जानते हैं ना वो शहर में कहाँ रहते हैं। आप हमको उनके घर तक पहुँचा देंगे ना? निशा भाभी, आप और शहर? अच्छा ठीक है, लेकिन अर्जुन भैया से कहना मत कि मैं आपको शहर लेकर आया हूँ। ठीक है। और वो अगले दिन बबलू के साथ मुंबई शहर पहुंच जाती है और बबलू अर्जुन के बड़े से घर के बाहर उसे छोड़ आता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक होती है। ओहो, अब कौन आया होगा सुबह सुबह? ऐसा कहकर शालिनी दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक साधारण कपड़ों में गठरी उठाए एक औरत खड़ी थी। देखो, मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ काम वाली है। जी, वो अर्जुन जी का घर यही है? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मैं निशा हूँ, उनकी घर वाली। गाँव से आई हूँ। अंदर से अर्जुन भी बाहर आता है और उसे देखकर सन्न रह जाता है। निशा, तू यहाँ कैसे? तुझे यहाँ का पता किसने दिया? क्यों, अपनी बीवी को पहचान नहीं पाए? कब से तुमसे मिलने का इंतजार कर रही थी, अब और इंतजार नहीं हुआ इसीलिए चली आई। बीवी? ये क्या कह रही है अर्जुन? शालिनी डार्लिंग, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी तुम्हें सब बताता हूँ। अब वो तीनों अंदर बैठे हुए थे। निशा से जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 20 साल का था। माँ बाप ने बिना मेरी मर्जी जाने मेरी शादी इससे करवा दी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इससे कभी प्यार हुआ ही नहीं। अच्छा, तो जो हमारी 5 साल की बेटी है वो भी घर वालों के प्रेशर के कारण। फिर जब मैं शहर आया, एड एजेंसी में काम करने लगा, तब मॉडलिंग के दौरान मुझे तुम मिली और अब जो हो मेरे लिए तुम ही हो। ये सब कहकर वो चुप हो गया। और मैं, हमारी बच्ची और तुम्हारी माँ, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं जो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे? आपको सुनाई नहीं दिया अर्जुन ने क्या कहा? अब मैं इनकी लाइफ हूँ तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो इस शहर को जानती भी नहीं। अर्जुन जी, मैं तो आपके भरोसे आई थी। तो अब जैसे आई थी उसी तरह लौट भी जाओ। चलो अब निकलो मेरे घर से। शालू ने उसे घर से निकाल देती है और अब निशा सड़क पर पटरी किनारे बैठकर खूब रोती है और सारा दिन सड़क किनारे ही काटती है। तभी शाम को उस तरफ से गुजर रहे बबलू की नजर उस पर जाती है। निशा भाभी, आप यहाँ? उन्होंने हमको घर से निकाल दिया बबलू भैया, और कहते हैं अब वो शालिनी ही उनके लिए सब कुछ है। अब आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? माँ जी से क्या कहूँ? यूँ रोकर काम नहीं चलेगा निशा भाभी, आप चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए। यूँ सड़क पर रहना ठीक नहीं। बबलू उसे अपने साथ घर ले जाता है। फिर निशा अपनी सास को फोन करके सारी बात बताती है। उस नास पिटे की इतनी हिम्मत? बहू तू चिंता न कर, मैं कल ही नेहा और मोती के साथ गाड़ी करके मुंबई आती हूँ, फिर जैसा मैं कहूँ वैसा करना। अगले दिन जानकी अपनी पोती और कुत्ते को लेकर मुंबई आ जाती है। साथ ही वो अपने साथ पैसे भी लाई थी, जिसके बाद जानकी निशा को एक प्लान बताती है। जिसके बाद वो अर्जुन के घर के सामने ही एक फ्लैट किराए पर लेकर उसमें रहने लगते हैं। अगले दिन, माँ तुम यहाँ? नास पिटे, तुझे शर्म नहीं आई ये सब हरकतें करते हुए? पूरे खानदान का नाम डुबो दिया। माँ वो... चुप कर, बेशर्म कहीं का।
तभी अंदर से नेहा बाहर आती है और अपने पापा के गले लग जाती है। पापा पापा। नेहा मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। तभी शालिनी, अर्जुन ये सब ना ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं हमें दूर करने के लिए। अगर तुम इनके पास गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अर्जुन अपनी बेटी और माँ को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। हाय कैसी छिपकली है ये, जो एक माँ को उसके बेटे और बेटी से उसके पिता को नहीं मिलने दे रही। लगता है इस शहरी तितली की अकल ठिकाने लगानी ही होगी। वो कैसे माँ जी? बताती हूँ, लेकिन पहले मुझे तेरा हुलिया ठीक करना होगा। चल मेरे साथ। जानकी निशा को पार्लर ले जाती है जहाँ उसका मेकओवर होता है। जिसके बाद तो निशा गांव की जगह शहर की मॉडर्न लड़की लगने लगती है। फिर जानकी बबलू को बुलाकर निशा की कुछ फोटो अर्जुन जिस कंपनी में काम करता था उस एजेंसी में पहुंचाती है, जहाँ की ओनर को उसकी फोटो पसंद आ जाती है और अगले दिन उसे फोटो शूट के लिए बुला लिया जाता है। अर्जुन निशा का ये रूप देखकर हैरान रह जाता है। ये सब क्या है निशा? क्यों, जब शालिनी ये सब करती थी तो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती थी। मुझे शूट के लिए देरी हो रही है। अर्जुन चुप रह जाता है। घर आकर निशा सारी बात अपनी सास को बताती है। माँ जी सच में उनका चेहरा देखने लायक था। कितना गुस्सा हो रहे थे मुझे मॉडर्न कपड़ों में देखकर। इसका मतलब उसके मन में अभी भी तेरे लिए प्यार है और अब हमें शालिनी के लिए जो उसके मन में प्यार है उसे बाहर निकालना होगा, तभी तेरा प्यार उसे दिखेगा। अब देख मैं क्या क्या करती हूँ। अब अगले दिन वो अपनी नई चाल चलती है। फिर छुट्टी वाले दिन अर्जुन के घर की घंटी बजती है। बेटा तेरी उस गांव वाली बीवी ने हमें धक्के मार कर निकाल दिया है। कहती है अब मैं तुम्हारा बोझ क्यों उठाऊं, इसीलिए उसने मोती और नेहा के साथ मुझे भी घर से निकाल दिया है। माँ अभी मैं जिंदा हूँ, आज से तुम यहीं हमारे साथ रहोगी। लेकिन अर्जुन हमारे साथ? हाँ जाओ शालिनी, माँ को उनका कमरा दिखाओ। उन तीनों के आने से अब शालिनी को प्रॉब्लम होने लगती है। अरे शहरी वाली बहू, मुझे नाश्ते में ये पास्ता पिज्जा अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए तो तू रोटी सब्जी बना दे। और मेरे लिए दलिया, मुझे दलिया खाना है। अच्छा ठीक है। और सुन, 2 रोटी इस मोती के लिए भी बना देना। ये सब सुनकर वो चुप हो गई। अब अर्जुन के ऑफिस जाते ही कभी जानकी देवी उसे पैर दबाने के लिए कहती तो कभी अपना सिर, ताकि वो परेशान हो जाए। और जब अर्जुन घर आता तो खुद घर का कामकाज करने लगती। माँ ये सब तुम क्यों कर रही हो? बेटा इस शहरी बहू ने कहा यहाँ रहना है तो काम कर। शालिनी ये सब क्या है? तुमने माँ और नेहा से काम करने को कहा। हाँ तो क्या हो गया? हद करती हो तुम शालिनी। आज तक निशा ने इनसे कभी काम नहीं लिया और तुम 10 दिन में ही इनसे काम करवाने लगी। निशा निशा निशा, अब तो तुम्हें वही अच्छी लगती है ना, मॉडर्न जो बन गई है। और वैसे भी सच कहूँ तो मेरा भी तुमसे मन भर गया है और अब मैं भी तुम्हारी माँ, बच्ची और कुत्ते की सेवा नहीं कर सकती। ऐसे तो मेरी जिंदगी झंड हो गई। तभी शालिनी रोहन नाम के लड़के को फोन करती है जो उसका नया बॉयफ्रेंड होता है। अब वो अपना सूटकेस लेकर उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशा से माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसके साथ उसके घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शादी को पूरे 8 साल बीत गए, लेकिन मजाल है कि इस कलमुई ने हमारे घर को अब तक कोई वारिस दिया हो। मेरी सभी सहेलियों और रिश्तेदारों के घर में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक मैं हूँ कि अपने पोते का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। भगवान जाने किस मनहूस घड़ी में मेरे बेटे की इसके साथ शादी हुई थी। माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी गोद भरे, मेरे आंगन में भी किलकारियाँ गूंजे, लेकिन भगवान की मर्जी है। हमने हर मुमकिन कोशिश तो की है, लेकिन अगर मैं माँ नहीं बन पा रही तो मैं क्या करूँ? कब से तो कह रही हूँ कि मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा दे। कम से कम तू हमें वारिस नहीं दे पाई। अगर उसकी दूसरी बीवी आएगी तो वो तो इस घर को वारिस देगी। ना तो खुद बच्चा पैदा करके हमें दे सकती है और ना ही मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा रही है। विनीता अपनी बहू से ऐसा कह रही थी कि तभी अशोक वहाँ आता है और ये सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर अशोक को गुस्सा आ जाता है। माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? अगर वो माँ नहीं बन सकती है तो इसमें उसकी क्या गलती है? और वो तो कई बार कह चुकी है मुझे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं ही दूसरी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरा जीवन सिर्फ उसी के साथ बिताऊंगा। और रही बच्चों की बात, तो मैं बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं ना। अरे अपने और पराये बच्चों में फर्क आ ही जाता है अशोक। वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे घर का वारिस चाहिए। अब क्या मैं अपने पोते का मुंह देखे बिना इस दुनिया से चली जाऊँ? ऐसा कहकर विनीता वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तब अशोक कहता है, नैना माँ तुम्हें इतना उल्टा सीधा कहती है तो तुम माँ को जवाब क्यों नहीं देती? क्यों सब कुछ चुपचाप सुनती रहती हो? अशोक तुम तो जानते हो कि मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी और मुझे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने अपनी सास को ही अपनी माँ माना है, और अपनी माँ समान सास को भला मैं उल्टा जवाब कैसे दे सकती हूँ? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी धर्म पत्नी मिली। तुम्हें पाकर तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नैना के उदास चेहरे पर अब मुस्कान आ जाती है और वो अपने सारे गम भूल जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ नैना की सास के ताने भी बढ़ते जा रहे थे। एक दिन नैना अपने पति से बोली,
अशोक, अब मैं कह रही थी कि आप शादी कर लीजिए। माँ जी सही कहती हैं। अब देखिए ना, मैं तो आपको बच्चा दे नहीं सकती, कम से कम आप दूसरी शादी करके इस घर को एक बच्चा तो दे ही सकते हैं। मैं माँ नहीं बन सकी तो क्या हुआ, आप तो पापा बन सकते हैं ना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है मैं कभी भी दूसरी शादी के लिए नहीं मानूंगा। तो क्या हमारे घर के आंगन में बच्चों की किलकारी कभी नहीं गूंजेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप शादी कर लीजिए। नहीं नैना, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर मुझे बच्चा ही चाहिए तो हम इलाज करवाएंगे, इसके लिए IVF ट्राई करेंगे हम। IVF के लिए नैना मान जाती है। अब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर IVF की पूरी प्रक्रिया करता है। कुछ दिनों बाद वो लोग फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेक करके बताता है कि IVF की प्रक्रिया फेल हो गई है। ये सुनकर नैना बहुत रोती है और घर आकर अपने पति से कहती है, अशोक अशोक बहुत हो चुका है, मैं थक गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। लेकिन नैना। नहीं अशोक, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है। मेरी सहेली है सिमरन, मैंने सिमरन से बात भी कर ली है, वो शादी के लिए तैयार है। और नैना की जिद के आगे अशोक भी अपने घुटने टेक देता है। अब नैना अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की शादी अपनी ही सहेली से करवा देती है और सिमरन दुल्हन बनकर नैना के घर आ जाती है। सिमरन अपनी सास के पैर छूती है तो उसकी सास कहती है, जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारी गोद जल्द से जल्द भर दे ताकि मुझे भी मेरे पोते का मुंह देखने को मिले। ऐसे ही समय बीत रहा था और नैना और सिमरन दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी। नैना, तुमने सच में बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, वरना आज के जमाने में औरत सब कुछ बांट सकती है पर अपना पति नहीं। लेकिन तुमने अपना पति मुझसे बांट लिया। तुम मेरे आगे एक इंसान नहीं बल्कि देवी हो देवी, और मैं अपनी देवी के आगे हमेशा शीश झुकाकर रहना चाहती हूँ। आज से तुम मेरी सौतन नहीं बल्कि मेरी बहन हो, और मैं आज से तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हें दीदी कहकर पुकारूंगी। सिमरन की बात सुनकर नैना की आंखों में आंसू भर आते हैं और इस तरह दोनों सौतन एक सौतन बनकर नहीं बल्कि एक बहन बनकर रहने लगती हैं। वो दोनों मिलजुल कर काम करती थी। नैना सिमरन का बहुत ख्याल रखती थी। सिमरन भी नैना से बहुत प्रेम किया करती थी। एक दिन की बात है, सिमरन नैना से कहती है, नैना दीदी, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में सिमरन? आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सबसे बड़ी तमन्ना पूरी होने वाली है। मेरी ना सही लेकिन तुम्हारा तो बच्चा हमारे घर खेलेगा ना। मेरा क्यों दीदी, वो बच्चा हमारा होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर इस घर में लाई हो और जिस बलिदान के साथ आपने मेरे साथ अपने पति का बंटवारा किया है, मैं आपके उस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। मेरा बच्चा पहले आपका होगा और बाद में मेरा। सिमरन की बात सुनकर नैना की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसे गले लगा लेती है। अब शाम को जब अशोक घर आता है तो ये बात सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। इस तरह नैना सिमरन का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है। ऐसे एक दिन शाम को सिमरन की तबीयत ठीक नहीं थी तो नैना उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी और ये विनीता देख लेती है। अरे करमचली, तू मेरी बहू से दूर रह, तू तो है ही मनहूस। आज तक तूने इस घर को कोई बच्चा नहीं दिया और अब मेरी बहू मेरे पोते को जन्म देने वाली है तो तू उस पर अपनी काली छाया डालना चाहती है। विनीता की बात सुनकर सिमरन गुस्से में कहती है, ये कैसी बात कर रही है माँ जी आप? माना दीदी को बच्चा नहीं हुआ लेकिन इसमें ना ही उनकी गलती है और ना ही वो मनहूस है, बल्कि मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे माँ जैसी सौतन मिली। अगर आज यहाँ मेरी माँ होती तो वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती जैसे दीदी रख रही है। इसलिए आप चुप हो जाइए और दोबारा उनके बारे में ऐसी बात मत करना। बहू की बात सुनकर विनीता चुप हो जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन विनीता की आदत नहीं सुधरती। वो अपनी बड़ी बहू को लगातार ताने देती है और अपनी छोटी बहू का ख्याल रखती है। बीतते समय के साथ सिमरन एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। विनीता सिमरन की बेटी को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, करमचली जैसी खुद थी वैसी अपने लिए सौतन भी ले आई। मुझे तो पोता चाहिए था और इसने जन्म दिया पोती को। भला मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? माँ, आप किस युग में जी रही हैं? बेटा और बेटी बराबर है और दोनों के जन्म पर खुशी भी बराबर की होनी चाहिए। नैना अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सास नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विनीता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। नैना दौड़ कर आई और बोली, अरे माँ जी आप कैसे गिर गई? आइए मैं आपको कमरे तक ले चलती हूँ। नैना अपनी सास को बिस्तर पर ले गई और बोली, माँ जी अब आप पूरे समय आराम करेंगी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपका ध्यान रखूंगी। आपको बिस्तर से उतरने की कोई जरूरत नहीं है। अब नैना अपनी सास का ख्याल रख उन्हें समय पर खाना देती है, दवाइयाँ देती है और साथ ही उनके पैरों में तेल लगाकर मालिश भी करती है। तो वहीं दूसरी तरफ सिमरन अपनी बेटी के साथ बहुत व्यस्त रहती है। विनीता ये सब कुछ देख रही थी। एक दिन विनीता सिमरन से बोली, सिमरन, नैना अभी अभी सोने गई है और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो जरा मेरे पैरों की सिकाई तो कर दे। माँ जी आप तो जानती हैं कि मेरी बेटी अभी छोटी है, उसे थोड़े समय के लिए भी छोड़ो तो वो रोने लगे, तो मैं तो आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, आप दीदी से कह दो। ऐसा कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है। ये देखकर विनीता अपने मन में सोचती है,
मैंने अपनी बड़ी बहू को कितना उल्टा सीधा कहा, लेकिन कभी भी उसने मेरा अपमान नहीं किया। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा कितना ख्याल रख रही है। सचमुच मेरी बड़ी बहू लाखों में एक है। जिसके बाद विनीता नैना से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपनी सास को इस तरह माफी मांगता देख सिमरन भी विनीता से माफी मांगती है और उसे बताती है कि सीढ़ियों पर तेल उसी ने गिराया था, जिससे उसका पैर फिसला और जानबूझकर उसने अपनी सास की देखरेख नहीं की ताकि उन्हें अपनी बड़ी बहू की कदर समझ में आए। ये सुनकर विनीता को सच में एहसास होता है कि उसने बड़ी बहू के साथ क्या क्या किया, पर क्योंकि विनीता ने अपनी बहू से माफी मांग ली थी और उसे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसकी बड़ी बहू ने उसे माफ कर दिया और इस तरह अब सभी लोग एक साथ मिलकर रहने लगे।